जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में, वैदिक सभ्यता के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा है। वहाँ पर हमने वहाँ से क्या क्या खनन में प्राप्त हुआ, बाकी सारी चीज़ें हम लोगों ने उस सभ्यता के बारे में पढ़ा है। आज हम लोग उसके नेक्स्ट स्टेप वाली सभ्यता को पढ़ते हैं। उस सभ्यता का नाम है वैदिक सिविलाइजेशन, अर्थात वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। तो वैदिक सभ्यता को जानने से पहले हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ा था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी शुरुआत लगभग 2350 से 1750 के आसपास हुआ था बीसी, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत हुई थी लगभग आज से 2350 बीसी से, और ख़त्म जो हुआ था वो 1750 बीसी के आसपास इस सभ्यता का अंत हो गया था। लेकिन जो वैदिक पीरियड, वैदिक सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग होती है वो मानी जाती है कहीं 1500 बीसी से 600 बीसी के बीच में। अब यहाँ पे गौर करने की बात यह है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो 1750 बीसी के आसपास समाप्त हो जाती है, और जो वैदिक सिविलाइजेशन है ये 1500 बीसी से शुरू होती है। अर्थात अगर इन दोनों के बीच का जो अंतराल है, जो अंतर है इन दोनों के बीच, लगभग 250 ईयर का है। कितने? 250 ईयर्स का क्या है? अंतर है। इसी अंतर को कहा जाता है संक्रमण का काल या ट्रांजिशन पीरियड कहा जाता है। किसको? यहाँ से जो सिंधु घाटी सभ्यता थे वैदिक सभ्यता के बीच में जो 250 साल का अंतर पाया जाता है, इन्हीं अंतर को क्या कहा जाता है? संक्रमण का काल कहा जाता है। तो अब जो मेन हम लोगों का चैप्टर है वह वैदिक सिविलाइजेशन। तो वैदिक सिविलाइजेशन में हम लोग देखेंगे कि इसकी शुरुआत कब हुई, इसकी सब उत्पत्ति भारत में कब से मानी जाती है। तो जैसा कि आपको बताया गया है कि इस सभ्यता को मुख्य से हम लोग कितने भागों में, 2 भागों में बांट के देख सकते हैं। सिंधु घाटी वैदिक सिविलाइजेशन को कितने भागों में बांट सकते हैं? 2। एक बांट सकते हैं हम लोग 1500 बीसी से 1000 बीसी तक का, और एक बांट सकते हैं 1000 बीसी से 600 बीसी का। तो इस वाले को कहते हैं ऋग्वैदिक काल। क्या कहते हैं? ऋग्वैदिक काल। और इस वाले को कहते हैं उत्तर वैदिक काल। समझ रहे होंगे आप लोग। ये वैदिक सिविलाइजेशन कब से कब तक माना जाता है? तो 1500 बीसी से 600 बीसी के बीच, जिसमें से इनको 2 पार्ट में इतिहासकारों ने बांट दिया है, आसानी होता है समझने के लिए। जो पहला पार्ट है 1500 से 1000 बीसी के बीच, इसमें ऋग्वैदिक काल इस काल को कहा है, और जो 1000 से 600 बीसी के था इसको उत्तर वैदिक काल कहा है। इन दोनों के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसको पढ़ने से पहले सर्वप्रथम हम इस पे गौर करते हैं कि जो आर्य थे, आर्य आए कहाँ से थे? ये भारत में रहते थे पहले से ही कि कहीं से आए थे? तो इसके बारे में जब हम लोग विचार करते हैं, जब हम लोग इतिहास को पढ़ते हैं, तो वहाँ पे अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है, अलग अलग उनकी थियरी है। तो जो बहुत फेमस इसमें माने जाते हैं इसके बारे में, आज भारत में कहाँ से आए इसके बारे में एक बहुत बड़े इतिहासकार थे, उनका नाम था मैक्स म्यूलर। तो मैक्स म्यूलर क्या बोलते हैं कि जो आर्य थे वो भारत के नहीं थे, आर्य आए थे मध्य एशिया से। मध्य एशिया कहाँ? मध्य एशिया का मतलब जैसे इधर जाएंगे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तो उसके और इधर वाले जो क्षेत्र हैं, सामान्यतः आज मध्य एशिया में 5 देश आते हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। उन क्षेत्रों से कौन आए थे? उन क्षेत्रों से आर्य आए थे। ऐसा किसका मानना है? मैक्स म्यूलर का मानना है। लेकिन और भी जो बड़े बड़े दार्शनिक हैं, बड़े बड़े फिलोसफर, बड़े बड़े हिस्टोरिकल हैं, उन्होंने अलग अलग थियरी दिया है। जैसे आप सबको पता होगा भारत में स्वामी दयानंद सरस्वती थे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि आर्य वहां से नहीं आए थे मध्य एशिया से, आर्य आए थे ये क्षेत्र से, अर्थात तिब्बती क्षेत्र से। कौन आए थे? आर्य आए थे। वहीं पे आप लोगों ने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, जिनका नाम क्या था? उनका नाम बाल गंगाधर तिलक था। बाल गंगाधर तिलक कहे नहीं यहाँ से नहीं आए थे, वो सब उत्तरी ध्रुव से आए थे। उत्तरी ध्रुव का मतलब रसिया के आसपास से आए थे। तो अलग अलग थियरी लोगों ने अलग अलग माना है, लेकिन जो इसमें सबसे मान्य मानी जाती है, जो सबसे फेमस मानी जाती है, वो मानी जाती है मैक्स म्यूलर का, कि आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया था, वहां से वो भारत में प्रवेश किए। अब जो भारत में आएंगे, मान लीजिए अगर हम लोग यही मान के चलते हैं कि वो कैसे, कहाँ के थे? मध्य एशिया के, भारत आए। तो भारत आएंगे ऐसे ही, अगर वो मान लीजिए कजाकिस्तान के थे तो ऐसे ईरान, किसको पार करते हुए? अफगानिस्तान, पाकिस्तान को पार करते हुए भारत में आएंगे। आपको एक चीज और पता होना चाहिए, यहाँ पे एक पर्वत भी है, उस पर्वत का नाम क्या है? हिमालय पर्वत है। तो जब भारत में वो आएंगे तो कहीं ना कहीं इस तरीके से आएंगे, न कि इधर से आएंगे, न कि इधर से आएंगे। आने का सामान्य तो उनका रास्ता क्या हो सकता है अगर हम लोग गेस करें?
तो यही रास्ता हो सकता है। तो इसलिए आर्य भारत में सर्वप्रथम कहाँ प्रविष्ट किए, तो आर्य भारत में देखेंगे तो इन सब क्षेत्रों में प्रविष्ट किए। अर्थात आज की बात करें तो आज पंजाब साइड में कौन है, आर्य है। अब आर्य भारत में आए, अब हम लोग आर्य के बारे में बढ़िया से पढ़ेंगे। यहाँ एक बात याद रखने की है कि आर्य जाति से ताल्लुक नहीं हो रहा है। यहाँ पे आर्य एक समूह को बता रहा है, जो कुछ लोग भारत में आए उन समूह को आर्य कहा गया। अभी तक आर्य जाति नहीं था, समझ रहे होंगे आप लोग। अब देखिए आर्य भारत में आए, धीरे धीरे यहाँ पर उन्होंने वो लोग रहने लगे और इन्हीं बीच आर्यों ने किसकी खोज कर ली, आपको बताए थे सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे की खोज नहीं हुई थी, तो आर्यों ने लोहे की खोज कर ली, जिससे आर्यों को कृषि करने में बहुत ही आसानी हुई। तो क्वेश्चन आएगा लोहे की खोज किस काल में हुई, तो आप बताएंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक काल में किसकी खोज हुई, लोहे की खोज हुई। अब लोहे की खोज होने की वजह से आर्यों को इन सब क्षेत्रों में जाने की और भी आसानी होगी, कृषि करने में सुलभता हो गई, आराम से रहने लगे यहाँ पे। अब देखिए और भी क्या क्या होता है यहाँ पे। जो ये आर्य हुआ करते थे, यहाँ पे जो राजा हुआ करते थे, अब यहीं से सिस्टम हो जाएगा राजा वाजा वगैरह का। किसकी सिस्टम हो जाएंगी, राजा वाला सिस्टम। इससे पहले जो इतिहास में सिंधु घाटी की सभ्यता थी उसमें राजा वाजा नहीं हुआ करते थे, अलग अलग बस्तियां अलग अलग शहर हुआ करते थे, लोग वहां पे जाके व्यापार वगैरह करके आते थे। लेकिन यहाँ से ही शुरू हो जाएगी किसके सिस्टम, राजा प्रजा वाला सिस्टम शुरू हो जाएगा। तो देखेंगे अगर जो राजा हुआ करता था इस समय में किसकी वैल्यू बहुत हुआ करती थी। अगर जानवर में बात की जाए तो इस समय गाय की वैल्यू बहुत हुआ करती थी। इसकी वैल्यू, गाय की वैल्यू वैदिक काल में बहुत ही ज्यादा हुआ करती थी। हालांकि ऋग वैदिक काल में उतना वैल्यू नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में बहुत ही ज्यादा वैल्यू हो गया। तो उस टाइम पे क्या होता था कि अगर जिसके पास ज्यादा गाय हुआ करती थी, किस टाइम पे, वैदिक काल में अगर किसी व्यक्ति के पास ज्यादा गाय हुआ करती थी तो उसको ज्यादा अमीर माना जाता था। क्योंकि उस टाइम पे भी पैसे वैसे की ज्यादा वैल्यू नहीं थी, सामान्यतः क्या पैसा था ही नहीं उस टाइम पे भी, क्योंकि उस टाइम पे भी लेन देन का जो माध्यम था वो वस्तु विनिमय प्रणाली थी। वस्तु विनिमय मतलब एक वस्तु दो दूसरा वस्तु ले लो, ये वाला सिस्टम था। तो उस टाइम पे जो जिस लोगों के पास ज्यादा गाय हुआ करती थी वो लोग ज्यादा अमीर माने जाते थे। अगर किसी व्यक्ति का गाय खो जाता था तो राजा जो हुआ करता था उसके पास कंप्लेंट दिया जाता था, और राजा की ये पूरा जिम्मेदारी हुआ करती थी कि वो गाय को खोज करके दे, और जो गाय को अपने नहीं खोजेगा सैनिकों को भेजेगा। तो जो गाय को खोजेगा इस सिस्टम को कहते थे गवेष्टि। क्या कहते थे, गविष्टि। अर्थात गविष्टि का मतलब गाय की खोज। क्वेश्चन आएगा गविष्टि से तात्पर्य है, गविष्टि से तात्पर्य है गाय की खोज। किसी व्यक्ति की गाय खो जाती थी तो राजा की जिम्मेदारी होती थी कि वे गविष्टि करे, अर्थात गाय को खोज करके उस व्यक्ति को दे दे। अब देखते हैं कि वह उस समाज में कैसे सिस्टम थे। तो उस समाज में जो प्रदा प्रथा होता है, प्रदा प्रथा का व्यवस्था नहीं था, बाल विवाह उस समाज में नहीं होता था। इसके साथ साथ हम लोग देखें तो जो समाज थी, वो जो समाज, कौन सी समाज, सिंधु सिविलाइजेशन, कौन, वैदिक सिविलाइजेशन, ये सभ्यता जो थी ये ग्रामीण सभ्यता थी। इससे पहले हम लोग पढ़े हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, वो शहरी सभ्यता थी, लेकिन ये ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ के लोग कैसी भाषा बोलते थे, तो ये संस्कृत बोलते थे। और यहाँ पे देखने की बात ये है कि इस समाज में आकर के समाज पैट्रियार्की सिस्टम हो जाता है, अर्थात पितृप्रधान पितृसत्तात्मक समाज हो जाता है। कौन, पितृसत्तात्मक का मतलब कि यहाँ पे अब पुरुषों की वैल्यू ज्यादा होने लगी। जैसे आज के समाज में सामान्यतः माना जाता है, खैर अब तो समानता की बात हो रही है, लेकिन इस समाज में आते आते पितृसत्तात्मक व्यवस्था आ गया, अर्थात पिता की वैल्यू, पुरुष की वैल्यू ज्यादा होने लगी। लेकिन इससे पहले जो था सिंधु घाटी की सभ्यता में, वहां पे मैट्रियार्की सिस्टम अर्थात मातृसत्तात्मक व्यवस्था था, जहां पे महिलाओं की वैल्यू ज्यादा होती थी। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि वहां पे उस टाइम में जो वस्त्र पहने जाते थे वो 3 प्रकार के होते थे। एक को कहते थे वास, एक को कहते थे अधिवास, और तीसरे को कहते थे निवि। इनको क्या, इनका मतलब क्या, इनको समझते हैं। जो वास होता था, वास का मतलब कमर के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र। कमर के ऊपर पहनने वाला वस्त्र का मतलब क्या है, जो सामान्यतः कह दिया जाए शर्ट वगैरह, वो उस टाइम पे शर्ट वगैरह को क्या कहते थे, वास कहते थे। वास का मतलब कमर के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र, और कमर के नीचे पहने जाने वाले वस्त्र को नीवी कहते थे। आज मतलब समझे पैंट जींस वगैरह, इसको नीवी कहते थे। और अधिवास का मतलब होता था जो पैंट शर्ट के ऊपर कुछ पहन लिया जाए। सामान्यतः क्या होता था, जो चद्दर होता है या जो ओढ़नी होता है, इनको क्या कहते थे उस टाइम पे, अधिवास कहते थे।
जो उस टाइम पे यज्ञ हुआ करता था वो यज्ञ मुख्यतः 4 प्रकार के होते थे। एक को कहते हैं अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ का मतलब होता था, अश्व मतलब घोड़ा, मतलब इस यज्ञ में क्या होता था, लोग घोड़े को क्या कराते थे, मेघ कराते थे, दौड़ कराते थे, अर्थात घोड़े को छोड़ दिया जाता था। राजा अपने घोड़े को छोड़ देता था और जितने क्षेत्र तक जा सके वो सारा क्षेत्र, जहां तक घोड़ा दौड़ता था वो सारा क्षेत्र राजा का हो जाता था। लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति राजा के घोड़ा को रोक लेता था तो उस व्यक्ति से राजा का युद्ध होता था। अर्थात इसमें अश्वमेध यज्ञ में राजा अपने शक्ति को दिखाता था। तो अश्वमेध यज्ञ का मतलब क्या है, जब राजा अपने शक्ति का प्रदर्शन करता हो उसको अश्वमेध यज्ञ कहते थे। दूसरा होता था एक यज्ञ, उसको कहते थे राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ का मतलब कि इसमें राजा जो होता था जब राज्याभिषेक के समय ये अपना क्या करता था, यज्ञ कराता था। जैसे माहिष्मति वाला था, माहिष्मति का होने वाला साम्राज्य, राजमाता शिवगामी देवी का प्रिय पुत्र, संधारों में संधार जिसका भयभीत था संधार, उस काल का संधारक, वीरों का वीर अमरेंद्र बाहुबली, वैसा वाला जब क्या होता था राज्याभिषेक तो कौन सा यज्ञ कराया जाता था, राजसूय यज्ञ कराया जाता था। और एक यज्ञ अग्निष्टोम यज्ञ, इस यज्ञ में अग्नि को पशु बलि दी जाती थी, उस यज्ञ को कहते हैं अग्निष्टोम यज्ञ। और एक यज्ञ था वाजपेयी यज्ञ जिसमें रथ दौड़ कराया जाता था। उम्मीद करते हैं चारों यज्ञ समझ में आया होगा। इसके साथ साथ जो उस टाइम में मीटिंग हुआ करती थी वो सामान्यतः 3 प्रकार में बटा हुआ था। एक को कहते सभा, एक को कहते समिति, एक को कहते विदुषी। सभा सामान्य लोगों की, जो साधारण लोगों की, समाज के सामान्य लोगों की मीटिंग होती थी उसको सभा कहते थे। जो उच्च लोगों की, जो सम्रांत लोगों की मीटिंग होती थी उसको समिति कहते थे। जो सामान्यतः कहा नहीं जा सकता, कहना नहीं चाहिए लेकिन कहते हैं, निम्न या महिलाओं की जो मीटिंग होती थी उसको विदुषी कहते थे। इतना समझ में आया। अब देखिए वहां पर क्या होता था, या एक बात याद रखिए, ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था था वो किसके आधार पे था, वो कर्म के आधार पे था। कोई भी व्यक्ति के किसी भी जाति में पैदा हुआ हो, लेकिन अगर वो क्या कर रहा है, व्यापार कर रहा है तो वैसे कहलाएगा, चाहे भले वो पंडित क्यों ना हो। अगर कोई व्यक्ति युद्ध कर रहा है तो क्षत्रिय कहलाएगा, किसी भी जाति से वो पैदा हुआ हो। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते क्या हुआ कि वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर न होकर के जन्म के आधार पर हो गया कि आप चाहे जितना विद्वान रहिए, अगर आप शूद्र के घर पैदा हो गए तो आप शूद्र कहलाएंगे। आप चाहे जितना युद्ध में महारत हासिल कीजिए, लेकिन आपके पास अगर क्या है, क्षत्रिय घर में पैदा हुए हैं, ब्राह्मण घर में पैदा हुए हैं तो आप ब्राह्मण रहेंगे। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया। अब सिंधु वैदिक सभ्यता के कुछ शब्द को समझ लेते हैं। उस टाइम पे इन शब्द को क्या कहा जाता था। अविवाहित रहने वाली स्त्रियों को क्या कहा जाता था, अमाजु कहा जाता था। जो स्त्री जीवन भर विवाह नहीं करती थी उन स्त्री को अमाजु कहा जाता था। और उस टाइम पे जो बहुत दूर दूर तक व्यापार करते थे व्यापारी, अर्थात कहें तो इंटरनेशनल जो व्यापारी हुआ करते थे, उनको उस टाइम पे व्यापारी नहीं बड़ी कहते थे। इसके साथ साथ जो वहाँ पे अपराधियों का पकड़ने का कार्य करते थे उस टाइम पे, अर्थात कहें सामान्यतः जो आज पुलिस हैं तो अपराधियों को जो पकड़ने का कार्य करते थे वो उग्र कहलाते थे। और जो गोचर भूमि का अधिकारी होता था उसको वज्रपति कहते थे। और गांव की, उस समाज की, चूंकि ये सभ्यता पूरा ग्रामीण सभ्यता थी तो इस सब गांव की समाज की सबसे छोटी जो इकाई होती थी, जो सबसे छोटी यूनिट होती थी उसको ग्राम कहते थे। और वहाँ पे जो इनका मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन था और कृषि करते थे। इसके साथ साथ जो भोजन में सामान्यतः यूज करते थे वो सोम रस इनका पेय पदार्थ था। इसके साथ साथ जो व्यापार होता था वो समुद्र से भी होता था और जल के रास्ते से, स्थल जल दोनों के रास्ते से व्यापार होता था। और उस टाइम पे अब चूंकि कृषि की जा रही है तो जो हल चलाया जाता था उस हल को क्या कहते थे, सिरा कहते थे। और हल चलाने से जो रेखा बन जाती थी उस हल रेखा को क्या कहते थे, सीधा कहते थे। इसके साथ साथ अब हम वैदिक सभ्यता में कुछ देवताओं को, कुछ नदियों के बारे में समझते हैं कि उस टाइम पे जो युद्ध के देवता और वर्षा के देवता थे उनको इंद्र माना जाता था। अर्थात युद्ध एवं वर्षा के देवता कौन थे, इंद्र थे। इसके साथ साथ मनुष्य और भगवान, ईश्वर और व्यक्ति के बीच में जो कड़ी होती थी उस कड़ी को अग्नि कहा जाता था। अर्थात क्वेश्चन है, मनुष्य एवं भगवान के बीच मध्य इकाई कौन थी, अग्नि थी। इसके साथ साथ समुद्र के देवता, पृथ्वी और सूर्य के निर्माता, दिन रात के कर्ता। अब जो दिन रात के कर्ता होंगे वही, उन दिन रात के होने से ना ऋतु का परिवर्तन होता है। तो ऋतु परिवर्तन के देवता कौन माने जाते थे, वरुण माने जाते थे। आकाश के देवता कौन माने जाते थे, तुधा माने जाते थे। याद करना कि ये जितने सारे देवता हैं, सारे देवता में सबसे पुराने देवता 2 हैं। वनस्पति के देवता कौन माने जाते थे, सोम माने जाते थे। पृथ्वी और उत्थान की देवता कौन माने जाते थे, उषा माने जाते थे। पशु के देवता कौन माने जाते थे, पुरण माने जाते थे। आंधी के देवता कौन माने जाते थे, मरुत माने जाते थे।
और विश्व संरक्षक अर्थात विश्व का सुरक्षा करने वाला और विश्व का पालनहार ये कौन माने जाते थे? विष्णु माने जाते थे। इसके साथ साथ इन सारे देवताओं को एक कैटेगरी के साथ साथ पूरे देवताओं को 3 भागों में बांट दिया गया है। आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता, पृथ्वी के देवता। जो आकाश के देवता थे वो सूर्य थे, दौ थे, मित्र थे, विष्णु थे, उषा थे। इसके साथ साथ अंतरिक्ष के देवता इंद्र, मरुत, वायु को कहा गया है और पृथ्वी के देवता अग्नि, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती, इनको कौन सा देवता माना गया है? पृथ्वी का देवता माना गया है। इसको याद कर सकते हैं इस तरीके से कि अग्नि पृथ्वी पे होती है, पृथ्वी पे ही है, बृहस्पति के बारे में अध्ययन हम पृथ्वी पे ही करते हैं, सरस्वती नदी पृथ्वी पे ही है, तो इसको आसानी होगी याद करने में कि जो कार्य पृथ्वी पे हो रहे हैं पृथ्वी के देवता माने जाते थे। इन सभी देवताओं के साथ साथ हम लोग पढ़ते हैं जो उस टाइम पे नदियां थी और आज की जो नदियां हैं इसमें नाम परिवर्तन क्या हो गया। जैसे ये आज की नदियां हैं ये उस टाइम की नदियों को कहा जाता था। जैसे आज हम लोग जिस नदी को कहते हैं काबुल नदी, उसको पहले कहते थे कुंभा नदी कहते थे। इसके साथ साथ जिसको हम आज झेलम कहते हैं उसको पहले वितस्ता कहते थे। जो चिनाव कहते हैं आज उसको पहले अश्विनी कहते थे। जो रावी है आज वो पहले परुसरी कहलाता था। जो गंडक है उसको पहले सदानीरा कहते थे। जो व्यास है उसको विपाशा कहते हैं और जो सतलज है इसको पहले सतुद्री कहते हैं। उम्मीद करते हैं ये सब समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि ये आर्यों द्वारा, इनके द्वारा जो लिखी गई धार्मिक स्क्रिप्चर, जो धार्मिक ग्रंथ है जैसे वेद, पुराण, रामायण, महाभारत वगैरह, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।